यस क्लास 12 हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो कल वाले लेक्चर में हमने सारा उसकी प्रोसेस पढ़ ली थी कि कैसे डाइजेशन होता है। डाइजेशन की सारी प्रोसेस हमने कंप्लीट कर ली थी। बक्कल कैविटी में डाइजेशन हुआ था, स्टोमक में डाइजेशन हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ था। तो कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से एंजाइम्स रोल प्ले कर रहे थे वो सारा हमने देख लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने पहले डाइजेशन की प्रोसेस को 5 भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में डिवाइड किया था बेटा? 5। कौन कौन से थे वो? इंजेक्शन कल पढ़ लिया, दूसरा हमने डाइजेशन पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेक्शन। तो तीसरा पार्ट इसका क्या हो जाता है? डाइजेशन के बाद में भोजन का क्या होगा बेटा? एब्जॉर्प्शन। क्या होगा? डाइजेशन के बाद भोजन का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ही होता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब भोजन का एब्जॉर्प्शन करवाना है आपको डाइजेस्टेड फूड का, तो कैसे होगा? देखो, स्मॉल अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज सर्टेन मेडिसिन। देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, अब भोजन को हमने किस में बदल दिया है? ग्लूकोज में बदल गया है। बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में हमने बदल दिया है। स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, मिनरल्स, कुछ सर्टेन मेडिसिन, कुछ मेडिसिन की बात करेंगे। सर्टेन मेडिसिन, एल्कोहल, ठीक है, और कुछ कॉमन साल्ट। हम बात करेंगे कॉमन साल्ट की। ये किसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है? ये सारे के सारे एब्जॉर्ब होते हैं स्टोमक के द्वारा। किसके द्वारा? याद रखना। तो देखो मोस्ट ऑफ जो कुछ मात्रा है ग्लूकोज की, अगर स्मॉल अमाउंट की बात करें तो ग्लूकोज स्टोमक में ही एब्जॉर्ब हो जाता है कुछ मात्रा में। और कुछ मेडिसिन है और एल्कोहल है जो हमारे स्टोमक में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। और कॉमन साल्ट जो हम खाते हैं, ठीक है, वो भी स्टोमक में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो मोस्ट ऑफ जो एब्जॉर्प्शन का पोर्शन होता है हमारे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। और उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कुछ एक वाटर होता है, ठीक है, और विटामिन होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि स्टोमक में किसका एब्जॉर्प्शन होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, सर्टेन मेडिसिन, अल्कोहल और कॉमन साल्ट। ठीक, अब इसकी बात करेंगे हम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका किसका एब्जॉर्प्शन होता है? तो देखो ग्लूकोज का, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, फ्रक्टोज, अमाइनो एसिड, है, मोनोग्लिसराइड, है, फैटी एसिड है, ठीक है। ये किसके द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं बेटा? एब्जॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। किसके द्वारा? स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम। देखो जो मोस्ट ऑफ जो फूड है एब्जॉर्ब होता है, मोस्ट ऑफ फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। कैसे द्वारा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और आपको पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो फूड मोस्ट ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। और कुछ फैटी एसिड है, या कुछ फैटी एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, ये एब्जॉर्ब होते हैं डिफ्यूजन के द्वारा। कैसे होते हैं बेटा? एब्जॉर्ब, ये हो जाएंगे हमारे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे बाय डिफ्यूजन मेथड। अब बता, डिफ्यूजन में तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इनका तो होता है डिफ्यूजन के मेथड के द्वारा। और मोस्ट ऑफ फूड होता है जो ट्रांसपोर्ट होता है बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में किस किस का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा? याद रखना, ये सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये सारे तो हो जाएंगे स्टोमक में, ये सारे हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब जो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो देखो कुछ मैंने कहा था ना, वाटर, कुछ मात्रा में अगर वाटर है और विटामिन। क्या है? विटामिन। इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। किस में हो जाएगा?
लार्ज इंटेस्टाइन में भी कौन से पार्ट में होगा बेटा? सबसे पहले स्टार्टिंग पार्ट आता है ना कोलन, किसमें होगा? कोलन। तो मोस्ट ऑफ जो एब्जॉर्प्शन है वाटर और विटामिन का, वो जो कोलन पार्ट होता है, स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, वहीं वाटर और विटामिन का क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर ही हमारे एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट समाप्त हो जाता है। तीसरा पॉइंट एब्जॉर्प्शन। तो ध्यान रखना कि कहाँ किस किस का कहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। इतना सा सिंपल सा कंसेप्ट है ये। आगे हम बात करेंगे एसिमिलेशन। क्या याद करेंगे? इसका फोर्थ पॉइंट क्या है? डाइजेशन का। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन का जो फोर्थ पॉइंट है, वो तीसरा थर्ड था एब्जॉर्प्शन, अब फोर्थ पॉइंट आता है हमारे एसिमिलेशन। क्या है? एसिमिलेशन। फोर्थ पॉइंट है हमारा एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन का मतलब है एनर्जी का फॉर्मेशन। भैया हमने जो एब्जॉर्ब किया है उससे क्या बनानी है हमें? एनर्जी। ठीक है ना, हमें तो एनर्जी चाहिए ना। जो फूड न्यूट्रिएंट हमने पहले डाइजेशन किया, डाइजेशन के बाद में उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, वो कहाँ चला गया? ब्लड में चला गया ना। ब्लड से अब हमें उसका एनर्जी का फॉर्मेशन करना है। क्या करना है? ठीक है, तो जो एब्जॉर्ब्ड फूड था, क्या था? एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट कहते हैं हम, अब न्यूट्रिएंट ही होगा वो, न्यूट्रिएंट्स थे या फूड। ठीक है, वो ब्लड के थ्रू किस में जाएगा बेटा? ब्लड के थ्रू जाएगा हमारे सेल्स के अंदर। किसके अंदर जाएगा? सेल्स के अंदर। और वहां पर इस जो फूड है उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? फॉर्मेशन होगा एनर्जी का। किसका फॉर्मेशन होगा? एनर्जी का। ठीक है, ये तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन तो क्या बना लेता है? हमारे एनर्जी बनती है। ठीक है, प्लस CO2 बनती है ना, तो CO2 वहां पर बनती है। ठीक है, तो अब जो एक्चुअली हुआ क्या है, जो एब्जॉर्ब फूड था वो ब्लड के थ्रू कहाँ चला गया? सेल्स के अंदर। और सेल्स के अंदर ये जो एब्जॉर्ब फूड है वो किससे रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन से। किससे रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन से। तो फूड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? एनर्जी का। तो इस तरीके से हम फूड का किस में बदल दिया हमने? फूड को एनर्जी में, और एनर्जी हम यूज कर लेते हैं। यहाँ तक तो बात हो गई हमारे एसिमिलेशन। ठीक है, आगे जो हमारा पार्ट है इजेशन। क्या है? इजेशन। फिफ्थ पॉइंट कौन सा हो जाएगा बेटा? इजेशन। ठीक है, फिफ्थ पार्ट कौन सा हो गया? इजेशन। ठीक है, इजेशन का मतलब है जो अब अनडाइजेस्टेड फूड है। क्या है? अनडाइजेस्टेड। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? जैसे भोजन का डाइजेशन हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, और एब्जॉर्प्शन हुआ तो जो पीछे बच गया है अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसका जो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है अच्छे से, अब उसको क्या बोलते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड को फेसियस। क्या बोलते हैं? फेसियस। और इसको हम रेक्टम के थ्रू इसको क्या कर दिया जाता है? पास आउट। क्या कर दिया जाता है? पास्ड आउट। मतलब बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड का क्या होगा? वो रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और उस अनडाइजेस्टेड फूड को क्या बोलते हैं? फेसियस। तो वो क्या हो जाएगा? इंजेक्शन। तो आज हमने अभी क्या पढ़ना है? देखो तीन टॉपिक अभी हमने पढ़ ली है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अभी हमने क्या पढ़ा? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, भोजन का अवशोषण। भोजन अब जो हमने डाइजेस्ट किया है उसका अब क्या होगा? ब्लड में जाएगा, वो अब्जॉर्ब होगा। उसके बाद हमने पढ़ा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या हो गया? एनर्जी का फॉर्मेशन। अब जो एब्जॉर्ब फूड है उससे क्या बनानी है हमें? एनर्जी, वो भी हमने पढ़ ली। और लास्ट में हमने क्या पढ़ लिया? इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब क्या हो गया बेटा? इजेक्शन का मतलब हो गया अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर पास आउट कर देना। ठीक है, ये तो यहाँ तक हम पढ़ लेते हैं तो हमारी जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम अब हमने कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि देखो हमने इसके अंदर क्या पढ़ लिया? एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ लिया, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ लिया, उसके सारे पार्ट्स पढ़ लिए। उसके बाद हमने डाइजेशन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ ली, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है ना, और हमने डाइजेशन की प्रोसेस भी पढ़ ली। क्या पढ़ ली? डाइजेशन प्रोसेस। तो जब हमने ये सारे ही पढ़ लिए हैं, ये चीज इतनी जब पढ़ लेते हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा लगभग कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो गया।
अब तो हम देखेंगे कुछ डिजीज के बारे में। क्या पढ़ेंगे? कुछ डिजीज के बारे में जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती है, हमारे न्यूट्रिशन पर रिलेटेड होती है। ठीक है, अगर प्रॉपर रूप से न्यूट्रिएंट नहीं ले रहे हैं, ठीक, प्रॉपर डाइट अगर हमारे डाइट नहीं है, उसमें प्रॉपर रूप से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है, तो क्या क्या डिजीज हो सकती है। आप जो खाना खा रहे हो ना, उसमें अच्छे से क्या होना चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, बहुत सारी डिजीज होने की संभावना है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, मेल न्यूट्रिशन। उसको क्या बोला जाता है, मेल। तो मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? ठीक है, अगर देखो मेल न्यूट्रिशन क्या कैसे कहेंगे, व्हेन जो आपकी डाइट है, डाइट इज नॉट डू नॉट कंटेन sufficient amount of nutrients। अगर sufficient amount में nutrients आपकी डाइट में प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण। क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में, कुपोषण है वो। ठीक है, अब देखो मेल न्यूट्रिशन में कुछ टाइप्स दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, अगला है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर, कुछ टर्म्स है देखते हैं, अंडर न्यूट्रिशन क्या है। ठीक, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, कमी, लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी है तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी है। ठीक है ना, डू नॉट हैव एनफ फूड फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब उसको भोजन नहीं मिल पा रहा है अच्छे से। नॉट हैव फूड, एनफ फूड, फूड तो मिल रहा है लेकिन पर्याप्त मात्रा में उसको फूड, एनफ फूड फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब उसको लंबे समय से अगर एनफ फूड नहीं मिल पा रहा है तो उसको क्या हो जाएगा, उसको उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अंडर न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, अंडर न्यूट्रिशन। इसके बाद हम बात करेंगे, एक वर्ड है ओवर न्यूट्रिशन। क्या है, दूसरा टर्म है ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में वो मैक्सिमम अमाउंट में ले रहा है, न्यूट्रिएंट्स क्या ले रहा है, ज्यादा मात्रा में ले रहा है और लंबे समय तक ले रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओवर न्यूट्रिशन। तो देखो बहुत सारे हमारे देश में तो ऐसे बेचारे, उनको तो अंडर न्यूट्रिशन में आते हैं, उनको तो खाने के लिए नहीं मिल पा रहा है बराबर, और बहुत सारे ऐसे हैं जो ज़्यादा खा रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा न्यूट्रिशन उनको मिल रहा है। तो इसकी क्या जाएगा, व्हेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, क्या हो गया, व्हेन मैक्सिमम अमाउंट यूज में ले रहा है, क्या ले रहा है, अमाउंट ऑफ फूड इज कंज्यूम्ड फॉर लॉन्ग टाइम, अगर वो लंबे समय तक, ठीक है, यूज में ले रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ओवर न्यूट्रिशन। उसको क्या बोला जाता है बेटा, ओवर न्यूट्रिशन बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ तक हमारे समझ में आया क्या, ठीक है, बिल्कुल सरल था। अनबैले हमने पढ़ लिया एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के बारे में, सारी ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, और कुछ अब हम टर्म्स देख रहे हैं, तो यहाँ तक तो हमारा ये कंप्लीट हो ही जाता है डाइजेशन। अब कुछ टर्म्स है, इससे रिलेटेड कोई डिजीज है वो हम देख रहे हैं। उसमें हमने देखा, पहले देखा मेल न्यूट्रिशन क्या हो गया। मेल न्यूट्रिशन क्या हो गया कि अगर आप बहुत सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हो तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मेल न्यूट्रिशन। और देखो एक वर्ड है अंडर न्यूट्रिशन। क्या है, अंडर न्यूट्रिशन। तो अंडर न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं कि अगर हमें लंबे समय तक पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल रहा है, फूड नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, अंडर न्यूट्रिशन। और ओवर न्यूट्रिशन, अगर हमें लंबे समय तक हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में मैक्सिमम अमाउंट में क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं अगर फूड, तो ओवर न्यूट्रिशन कहलाएगा। आगे देखते हैं, इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। इनबैलेंस न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है, देखो आप भोजन ले रहे हो उसमें तो कुछ न्यूट्रिएंट्स तो बहुत ज्यादा मात्रा में है, जितना चाहिए उससे ज्यादा है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स तो उसमें अंदर है ही नहीं। ठीक है ना, तो एक बराबर बैलेंस नहीं है। ठीक है ना, कुछ न्यूट्रिशंस क्या है, सम न्यूट्रिशंस, कुछ तो न्यूट्रिएंट्स है जो ज्यादा है आर मोर, और कुछ न्यूट्रिशंस क्या है, एंड अदर आर वेरी लेस। ठीक है,
तो बराबर न्यूट्रिएंट्स, जब अगर प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन भी चाहिए, तो सपोज अगर आपके भोजन विटामिन है, उसमें प्रोटीन की मात्रा तो है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगी, अनबैलेंस्ड न्यूट्रिशन। क्या हो जाएगा, अनबैलेंस न्यूट्रिशन। एक है हमारा स्पेसिफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, व्हेन सम न्यूट्रिएंट्स आर एब्सेंट, व्हेन, ठीक है, जब कुछ न्यूट्रिएंट्स एब्सेंट ही है आपके फूड में, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज होती है वो हम देख लेते हैं, कि अगर ये न्यूट्रिएंट्स बराबर मात्रा में नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमारे भोजन में जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें ये न्यूट्रिएंट्स या तो कम है, ज़्यादा है, ठीक है, बैलेंस्ड नहीं है, तो उससे कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। देखो, अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन से रिलेटेड कौन सा, अगर प्रोटीन की कमी होगी तो मेनली आपको पता है 2 डिजीज होती है। कौन सी डिजीज होती है, क्वार्सियोर, और कौन सी होती है बेटा, मेरेस्मस। कौन सी होती है, मेरेस्मस। 2 डिजीज आपकी होती है। इसमें क्या होता है, देखो बिल्कुल उसकी जो टमी है, उसका स्टोमक है वो स्वेल हो जाता है क्वार्सियोर में, उसकी जो लेग्स होती है वो बिल्कुल थीन हो जाती है, बैंड हो जाती है। इसमें तो उसकी बिल्कुल रिब्स दिखाई देने लगती है, बिल्कुल उसकी जो मसल्स होते हैं बिल्कुल लॉस हो जाता है, मसल्स का बिल्कुल लॉस हो जाता है, और उसके ऐसे रिब्स दिखाई देने लगते हैं कि आप उसके काउंट भी कर सकते हो मेरेस्मस वाले डिजीज में, ठीक है ना। उनके हेयर लॉस हो जाते हैं, ठीक है, मेमोरी लॉस हो जाती है, ठीक है, बॉडी का बैलेंस वो बना नहीं पाते हैं। ये सब किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की कमी की वजह से ये डिजीज होती है, ठीक है। आप इसमें मतलब मसल्स बिल्कुल वीक हो जाएंगे, उसका वैट बहुत कम हो जाएगा। इसमें तो क्या होता है, जो उसका पेट होता है ना, स्टोमक, वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, और बाकी उसके हाथ और जो पैर होते हैं बिल्कुल थीन हो जाते हैं और बैंड आ जाते हैं, ठीक है ना। इसमें उसमें पूरे मसल्स, पूरा जो मसल्स, मस्कुलर जो बॉडी होती है वो तो खत्म भी हो जाती है, उसके रिब भी दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो ये जो दोनों डिजीज है वो किसकी वजह से होती है, क्वार्सियोर और मेरेस्मस, प्रोटीन की कमी से। किसकी वजह से बेटा, प्रोटीन की कमी से ये डिजीज होती है। अब देखो कुछ और डिजीज देखते हैं। क्वार्सियोर और मेरेस्मस हमें आता है, ठीक है, पहले भी आपने पढ़ रखी है, फिर मैंने बता दिया है आपको। आगे देखो कुछ डिजीज और है, जैसे जीरोफ्थेल्मिया। कौन सी है, जीरोफ्थेल्मिया, ठीक है। अगर आपके फूड में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, किसकी, विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से, डेफिशिएंसी से कौन सा रोग हो जाएगा, जीरोफ्थेल्मिया। मतलब इसमें क्या होगा, जो आंख का कॉर्निया है, क्या है बेटा, कॉर्निया, वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्राई, ठीक है, और वो अच्छे से कर्व भी नहीं हो पाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ब्लाइंडनेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ब्लाइंड, आदमी क्या हो जाएगा, अंधा। तो विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा, बॉडी ड्राई हो जाता है, अच्छे से कर्व नहीं कर पाता है वो, ठीक है, कर्व नहीं कर पाता है, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे किसकी ओर जा रहा है, ब्लाइंडनेस की ओर, इसकी ओर, ब्लाइंडनेस की ओर। इसके अलावा देखो एक डिजीज है एनीमिया, ठीक है। अगर आपके फूड में आयरन की कमी है, ठीक है, तो एनीमिया किससे होता है, आयरन की। तो अगर हमें आयरन की डेफिशिएंसी है तो कौन सी डिजीज होने की संभावना है, एनीमिया। किसकी, एनीमिया, ठीक है। एक डिजीज है हमारा ये गोइटर, ठीक है, गोइटर भी किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी से। किसकी वजह से होता है बेटा, अगर फूड में आयोडीन अच्छे से नहीं ले रहा है तो हमारा कौन सी डिजीज हो जाएगी, गोइटर। तो याद रखना है, जीरोफ्थेलिया भी विटामिन की कमी से, ये आयरन की कमी से, ये आयोडीन की कमी से डिजीज हो जाती है। अब कुछ विटामिन डिजीज दे रखी है, ठीक है, वो विटामिन के बारे में कुछ दे रखा है तो हम वो देख लेते हैं। देखो कुछ विटामिन होते हैं, विटामिन है 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फैट सोल्यूबल, कैसे होते हैं, फैट सोल्यूबल, और एक होते हैं हमारे वाटर सोल्यूबल। कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल, ठीक है। तो फैट सोल्यूबल भी याद रखना है आपको, कीड़ा, क्या याद रखना है, कीड़ा याद रहेगा बेटा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, याद रहेगा। कीड़ा से याद रख लेना, कीड़े किस में पड़ते हैं, पेट में तो पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये कीड़ा है, ठीक है, तो हमें याद रह जाएगा कीड़ा से, कीड़ा। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये कैसे होते हैं, फैट सोल्यूबल। इसके अलावा विटामिन सी है,
विटामिन बी है, पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं हम, बहुत सारे विटामिन होते हैं इसमें। और विटामिन सी, वो कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। अगर हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उसमें देख लेते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन आते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें देख लेना कि कौन कौन से विटामिन आते हैं। B1 आता है, B2 आता है, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ठीक है ना, B9 एंड B12, ऐसे बहुत सारे ये जो विटामिन है इन सबको क्या बोलते हैं, विटामिन B12। इसको थियामिन बोलते हैं, थायामिन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। इसको नियासिन बोलते हैं, ठीक है। इसको पेंटोथेनिक बोलते हैं, ठीक है। इसको पायरोडॉक्सिन बोलते हैं, इसको बायोटिन बोलते हैं, फोलिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। साइनोकोबैलेमिन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारे जो विटामिन का जो है उनको सबको क्या बोलते हैं बेटा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देखो इस चैप्टर में हमने पढ़ा, इस चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है हमारे, ठीक है। चैप्टर नाउ फिनिश। इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है, मेनली जो एग्जाम में पूछने वाले जो क्वेश्चंस है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पूछा जाता है। दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तीनों डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी है, वो कौन कौन सी है वो ध्यान आना चाहिए। तीसरी बात इसकी डाइजेशन की प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस, वो डाइजेशन प्रोसेस में हमने जो 5 स्टेप पढ़े थे वो पूरे 5 स्टेप, ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट हमारे चीजें बनती है याद करने की, और क्वेश्चंस बनेंगे इसी पर, ठीक है। तो नाउ चैप्टर फिनिश। अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर आप कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।